बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 1 के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स थे हमने तेज़ी से कवर करना है, बिकॉज अब जो टॉपिक्स है वो पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि टॉपिक्स हैं, बुक में कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो हमने पढ़ना तो है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक जो है ना, वो ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हर टॉपिक की इम्पोर्टेंस है। अब जो छोटी मोटी बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हें उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। डजेंट मैटर कि पेपर में आता है कि नहीं आता है। अच्छा, वो एक अलग बात है कि एग्जैक्टली जो बोर्ड का पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, ठीक है, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। आमतौर पर हर टीचर जो है ना, उसे पता होता है। इसको पढ़ाते हुए अरसा हो जाएगा तो उसे पता है कि पेपर किस तरह का आएगा, किस तरह के सवाल आते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब है कि मेरे पास कोई है कल मैं तो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज कराची बोर्ड का पैटर्न पढ़ाने वालों को पता होता है, तो वो सब आपको ऐसे 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 मालूम हो जाएगा कि पेपर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत कम पोर्शन को पढ़ के भी इजीली पेपर को कवर कर सकते हैं, इवन कि फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लिहाज से कराची बोर्ड की बदनसीबी है कि ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज पेपर शुड नॉट बी प्रिडिक्टेड, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है। एनीवेज, तो आपने यानी कि जो स्टूडेंट उनके लिए काफ़ी अच्छा ही है कि हमें मालूम हुआ आता है, हमें कम पढ़ना पड़ता है। लेकिन देखिए, जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे, जितना आप हर टॉपिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठेगा, आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज आएगी और आगे आप लोग को आसानी होगी। एनीवेज, अब जो बाकी टॉपिक्स हमारे पास है चैप्टर 1 के, वो इंस्ट्रूमेंट है मास के और टाइम के। उसके अलावा एक टॉपिक है डेंसिटी का, और एक और इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग सिलेंडर, जो कि वॉल्यूम मेजर करता है, ठीक है। अच्छा, ये फिजिकल बैलेंस है, मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स में नहीं लिखा है, बिकॉज इसकी डायग्राम, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह पेपर में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास डायग्राम बनी हुई फिजिकल बैलेंस की। ये जैसे सामने जो पूरा यानी कि बैलेंस बना हुआ है लकड़ी के इस फ्रेम के अंदर, ऐसा बैलेंस आपको मिलेगा आपके स्कूल की लैब के अंदर, ठीक है। अब ये उसके अंदर का व्यू, यहाँ पे एक सेंट्रल बीम है, यानी कि इसका पिलर है, ठीक है। और ये हमारा जो सेंटर पॉइंट कहलाएगा फलक्रम, ठीक है। यानी कि इसके अराउंड ये बैलेंस जो है ना मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारी सेंट्रल बीम है। इस बीम के दोनों तरफ में हैंगर लटके हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास पैन है दोनों, यानी कि ये लेफ्ट पैन है और राइट पैन है, ठीक है। यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका वेट हमने मेजर करना होता है या मास मेजर करना होता है। और यहाँ पे हम रखते हैं फ्रैक्शनल वेट्स, ठीक है। इस तरह जो सब्जी वाले होते हैं उनके पास 1 किलो का बट्टा होता है, 2 किलो का, 50 ग्राम का, या 200 ग्राम का, 100 ग्राम का। तो जो आपकी लैब का बैलेंस है, आपके पास उनके फ्रैक्शनल वेट, लेकिन छोटे छोटे वेट्स होंगे, 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, बिकॉज हम लोगों ने ज़्यादा मास मेजर नहीं करना है। तो यहाँ पे काम की बात यह है कि हमारे पास 1 ग्राम का भी एक वेट होता है, इतना छोटा होता है कि हाथ से उठाना इतना आसान नहीं होता। तो हम उसको फोर्सेप्स से पिक करते हैं। और तरीका भी यही है कि वो जितना ज़्यादा साफ रहे, जितना ज़्यादा मतलब है कि हमारे हाथों की तरफ से दूर रहे, उतना ही बेहतर है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कितना सेफली हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा महंगा होगा, प्रिसाइज होगा, तो उसका यूज़ भी उसी लिहाज से कि उसे बहुत ज़्यादा केयर से और तरीके से इस्तेमाल करना होगा। रफली इस्तेमाल करने से इंस्ट्रूमेंट जो है ना, उसके अंदर एरर्स आ जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगा। तो एनीवेज, ये हमारे पास सेंट्रल बीम है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा फलक्रम कहलाता है। अब यहाँ पे दोनों एंड पे मेरे पास हैंगर के अंदर 2 पैन लगे हुए हैं। एक पैन के अंदर मैं उस ऑब्जेक्ट को रखूंगा जिसका वेट निकालना है, और यहाँ पे मैं फ्रैक्शनल वेट्स को रखूंगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, बोलते हैं बैलेंसिंग स्क्रू। और यहाँ पर भी 2 स्क्रू लगे हुए हैं, बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि फर्ज करें कि जो बैलेंस है, अगर मैंने दोनों पैन को खाली किया हुआ है, लेफ्ट को भी राइट को भी, तो इन दैट केस यहाँ पे एक पॉइंटर था, वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। शो तो हो रहा है, बहुत ही बारीक शो हो रहा है, डायग्राम थोड़ी मतलब है कि वो कलर थोड़ा उसका बहुत ज़्यादा वो है, डार्क है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर है, और पॉइंटर जो ना बिल्कुल सेंटर पर है। इसको मैं इस तरह शो कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये हमारी बीम है, ठीक है। तो समझ लें कि ये हमारी बीम है, ठीक है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंटर है, इसे कांटा बोलते हैं आमतौर पर, जिस तरह घड़ी के कांटा होता है ना, घड़ी के जो आर्म्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्केल बना हुआ है छोटा सा, ठीक है। ये इस स्केल का जीरो है, और ये मजीद डिवीजन है।
ठीक है, ये हमारा पॉइंटर है। ठीक है, इस वक्त पॉइंटर एग्जैक्टली जीरो पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास ये दोनों पेन खाली हैं तो मेरा जो बैलेंस है इट शुड बी ऑन द जीरो। दिस मीन्स कि मेरा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी कि ये पॉइंटर जो है ना वो आगे पीछे मूव कर रहा हो, ठीक है, यानी कि अगर दोनों पेन खाली है तो पॉइंटर का यहाँ पर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वेट ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, लेकिन वेट तो नहीं है कहीं भी। तो इसके अंदर एरर मौजूद है। तो एरर को हम रिमूव करेंगे इन स्क्रूज के जरिए, ठीक है, जो कहलाते हैं बैलेंसिंग स्क्रूज। ठीक है, इनको मैं आगे पीछे मूव करूंगा तो पॉइंटर की पोजीशन जो है ना वो आगे पीछे एडजस्ट होगी और वो जीरो पर आ जाएगी। दूसरी बात ये कि जो हमारा फिजिकल बैलेंस है इट शुड बी कम्प्लीटली हॉरिजेंटल। ठीक है, यानी कि जो सरफेस लेवल था एग्जैक्टली उसी लेवल पे होना चाहिए। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तब भी हमारी रीडिंग में फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये लेवलिंग स्क्रूज है, इनके जरिए हम इसकी पोजीशन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। यानी कि राइट से अप कर दिया, फर्स्ट करके सरफेस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है लेकिन मजबूरी के वहीं पर ही मेजरमेंट करनी है, तो इन दोनों स्क्रू के जरिए हम उसकी पोजीशन को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अब मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने बहुत कम बातें लिखी हुई हैं बिकॉज इतना आता नहीं है। ठीक है, फिजिकल बैलेंस क्या होता है। अच्छा मैं नोट कर रहा हूँ कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक बीम है, ठीक है, जिसको सेंटर से मतलब है कि एक ऐसे पिलर की फॉर्म में जो है ना मतलब शो किया हुआ है, और उसके सेंटर में फलक्रम मौजूद है। फलक्रम वो फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड वो रोटेट करता है, यानी कि इस तरीके से आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, बीम जो है उसके दोनों तरफ हमारे पास स्केल पेन्स हैं, ठीक है, दोनों हुक की तरफ। ठीक है, अननोन मास को हम लेफ्ट पेन पे रख रहे हैं और उसी मास के लिहाज से हम कुछ सुटेबल फ्रैक्शनल वेट को राइट पेन पे रख रहे हैं। ठीक है, राइट पेन रखने के बाद तब तक रखते रहेंगे जब तक कि हमारे पास ये बैलेंस ना हो जाए। तो ये बैलेंसिंग हो कैसे रही है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या आता है, वैसे बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, यानी कि किन उसूलों पर ये बैलेंस काम करता है। ठीक है, तो उसका जवाब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है ये लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सी सॉ देखा हुआ हो, जिससे बच्चे झूला झूलते हैं। ठीक है, अब सी सॉ में क्या होता है कि ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर से मतलब ये कि एक रॉड है, रॉड के दो तरफ सीट लगी हुई है। ठीक है, अब बच्चे एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, कि बाद में क्या होता है कि सी सॉ जो है ना इस तरीके से अप डाउन मूव करता है। फर्स्ट करेगा दोनों बच्चों का वेट एग्जैक्टली इक्वल है तो ये सी सॉ तब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बच्चे बैठे होते हैं, मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क आता है। ठीक है, लेकिन क्या दोनों बच्चे सेम वेट के होंगे तो वो इजिली यहाँ पे झूल सकते हैं। कि मोटा बच्चा यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो ये टोटली बिल्कुल ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये बच्चा ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हिलेगा ही नहीं। तो अगर दो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम वेट के बच्चे अगर यहाँ बैठेंगे तो वो इजीली इसमें झूल सकते हैं। अब फर्ज करें कि दो एग्जैक्टली सेम वेट के बच्चे बिल्कुल स्टिल बैठे हुए हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये सी सॉ बैलेंस है। यानी कि लेफ्ट साइड का वेट और राइट साइड का वेट जो है ना वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो वेट से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क क्या होता है ये भी हम पूरे पढ़ेंगे। तो इसे बोलेंगे लेफ्ट साइड का टॉर्क, राइट साइड का टॉर्क, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज बैलेंस तब होगी जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे या फिर दोनों साइड में वेट इक्वल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, बहुत तफसील में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है फिजिकल बैलेंस का, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि जो इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। वो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब बाकी जो हमारे छोटी मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि इसकी जो फंक्शन क्या है, ये शुरू किस काम आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैंने अलग से क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। ठीक है, कि जो बैलेंसिंग स्क्रू है ये हमारे पास किस काम आ रहा है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कि सरफेस हमारी हॉरिजॉन्टली होती है। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन आमतौर पे इतना हम बॉदर नहीं करते हैं, हालांकि करना चाहिए बहुत ही अगर एक्यूरेट रीडिंग लेनी है। हाँ, लेकिन ये कि जीरो एरर को तो लाजमी चेक करना होता है। ठीक है, तो अगर मेरा पॉइंटर जीरो पर नहीं है तो ये जो बैलेंसिंग स्क्रूज जो होते हैं वो जीरो एरर को रिमूव करने के लिए हम एडजस्ट करते हैं, उसको मूव करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा तारुफ था फिजिकल बैलेंस का। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो आमतौर पे जो मिठाई वाले होते हैं बेकरी के अंदर, इनके पास जो होता है बैलेंस वो होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी कि यहाँ पे होता है डिजिटल सर्किट, यानी कि प्लेट बनी हुई इस तरह की। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रीडिंग्स वगैरह आ रही होती है, ठीक है, बैलेंस के अंदर, ठीक है। तो हम सिंपली ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देंगे, उसका जो भी मास होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। और आमतौर पे जो इस तरह के बैलेंस है, इसे बोलते हैं डिजिटल बैलेंस, वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रीडिंग देते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा डिफरेंट है। इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो वेट को सेंस करता है, और सेंस करके बाद में उसी लिहाज से वो रीडिंग देता है। तो वो सेंस कैसे करता है, इसे कुछ हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। ये डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, ठीक है। सिंपली यानी कि इसको ओपन करके यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का भी हम लोगों ने मास निकालना है उसको ऊपर रख देंगे, ठीक है। अच्छा, और मेरे ख्याल में मास के इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, ठीक है, तो ऐसा पढ़ लेते हैं कि 1 सेकंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सीजियम एक एटम है जो कि रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने बाद में पढ़नी है, ठीक है, अब 9 में भी नहीं पढ़नी है एनीवेज। तो वो वाइब्रेट करता है, बहुत तेज करता है वाइब्रेट, ठीक है। जितनी देर में ये इतनी बार वाइब्रेट करेगा, ये 9192631770, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ठीक है। जितने लम्हे में, जितने ड्यूरेशन में इतनी देर वाइब्रेट करेगा, उस ड्यूरेशन को हम 1 सेकंड बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। अब ये रेडिएशन क्या होती है, ये किस तरह का एलिमेंट है, ये हम लोगों ने आगे पढ़ना है। एनीवेज, ये हमारे पास 1 सेकंड की डेफिनेशन है कि 1 सेकंड हम लोगों ने कैसे इसको स्टैंडर्डाइज किया है, किस टाइम को हम 1 सेकंड बोलेंगे। अब उसी लिहाज से आवर्स, मिनट, डेज वगैरह हम करते हैं कैलकुलेट। टाइम अगर मुझे करना हो तो वी हैव इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वॉच, ठीक है। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि जब भी यानी कि मैचेस वगैरह होते हैं, एथलेटिक्स वगैरह की रेस अगर ये होती है, यानी कि जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो हम टाइम को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही कोई भी हमारे पास से एथलीट जो था वो लाइन तक पहुंचा, उसने रिबन क्रॉस की, तो हमने टाइम को ऑफ कर दिया, यानी कि उसने कितनी देर में पूरा जो था वो रेस कोर्स है वो कवर किया, तो वो टाइम रिकॉर्ड हो गया। तो स्टॉप वॉच किसी भी टाइम इंटरवल को रिकॉर्ड करने के काम आता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये क्लॉक है, वॉल क्लॉक है या फिर रिस्ट वॉच है, ठीक है, ये हमें टाइम शो कर रही है कि अभी टाइम हो क्या रहा है, ठीक है, उसकी रीडिंग लाइव चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम इंटरवल को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए यूज करते हैं स्टॉप वॉच। दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा मैकेनिकल है, पुराने जमाने के जैसे बोलते हैं बाबा आदम के जमाने का वॉच है, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे सुइयां बनी हुई हैं, तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा ये टाइम शुरू हो जाएगा। अच्छा, दोनों का वर्किंग बिल्कुल सेम है, भले वो डिजिटल वाली हो या फिर एनालॉग वाली हो, ठीक है। इसे बोलते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब उसके अलावा जो दूसरी वाली होती है वो कहलाती है डिजिटल स्टॉप वॉच। यहाँ पे इन दी फॉर्म ऑफ डिजिट्स यहाँ पे आंसर शो रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये जो है ना 0.01 सेकंड तक का टाइम भी मेजर कर सकती है, लेकिन जो हमारे पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये 0.1 सेकंड तक का टाइम मेजर कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर ये सुई यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगी, और 1 सेकंड को मजीद 60 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये 0.1 सेकंड भी टाइम मेजर कर सकती है। अब वॉच डिजिटल हो या फिर एनालॉग हो या मैकेनिकल हो, तरीका सेम था, ठीक है। फर्स्ट टाइम बटन प्रेस करेंगे, टाइम रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे ही यानी कि हमने इसको खत्म करना हो, सेकंड टाइम बटन प्रेस करेंगे तो टाइम रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब जब मैं सेकंड टाइम बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे टाइम यानी कि नोट हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा नोट। थर्ड टाइम प्रेस करूंगा तो वापस ही हो जाएगा, जीरो पे हो जाएगा रिसेट। मैकेनिकल हो या फिर डिजिटल हो, ठीक है, दोनों में तकरीबन सेम ही मेथड होता है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये एक टॉपिक है, आमतौर पे ये टॉपिक 9 के कोर्स में होना नहीं चाहिए, यहाँ पे खाली बस तारुफ है टॉपिक का। हाँ, ह्यूमन रिएक्शन टाइम क्या होता है कि इसको हम डिफाइन कर देंगे, लेकिन इसको हम कैसे कंपनसेट करते हैं, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, तो ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कभी भी टाइम रिकॉर्ड करना हो, तो अगर हम आम इंसानों की बात करेंगे तो वो एग्जैक्टली सही टाइम पे वॉच को स्टार्ट करना, बिल्कुल एग्जैक्टली सही टाइम पे स्टॉप करना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज जो हमारे उनके तकरीबन 0.3 सेकंड तक का एरर आ सकता है, ठीक है। फर्ज करें कि कोई ऑब्जेक्ट भागता हुआ जा रहा है, जैसे ही वो यहाँ पहुंचे टाइम को रिकॉर्ड करना शुरू करना है, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे तो टाइम की रिकॉर्डिंग खत्म करनी है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे टाइम इंटरवल नोट करना है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर पहुंचा, एग्जैक्टली उसी वक्त ही मैंने स्टॉप वॉच को ऑन करना है और एग्जैक्टली पॉइंट बी पे ऑफ करना है। तो कोई भी इंसान रिकॉर्डिंग करेगा तो कम से कम 0.3 सेकंड तक का डिफरेंस लाजमी आता है
यानी कि इंसान जो है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेटली टाइम को मेजर नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत एरर आता है, बिकॉज से इंसान है, मतलब है कि जब तक बटन दबा कर यानी कि दबाते दबाते क्या होगा कि टाइम थोड़ा आगे निकल गया। ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली टाइम को मेजर करे। ये बहुत ही लड़का बहुत ढीला सा लड़का है, ठीक है। अब मालूम है कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया और तब जाके उसका बटन दब रहा है, ठीक है। और बाद में टाइम को एंड करना था तो बहुत पहले उसने एंड कर दिया, फिर बिल्कुल बाद में एंड किया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा जो स्किल ऑब्जर्वर होगा उसकी रीडिंग में भी कम से कम 0.3 सेकंड तक का एरर आएगा। इसे बोलते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम। तो क्या होता है, अब जैसे हमारे पास ओलंपिक्स के मैचेस वगैरह होते हैं तो वहां पर क्या होता है, टाइम रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होती है, सेंसर के जरिए होती है। तो यहाँ पर भी एक सर्किट दिया हुआ लाइट गेट का, ठीक है। अब फर्ज करें कि किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर ली है, ठीक है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे रोशनी जो है ना, मतलब है कि यहाँ पे एमिट हो रही है, ठीक है। तो द मोमेंट द ऑब्जेक्ट रीच इन दिस लिमिट, तो जो लाइट का सेंसर था वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब लाइट थी इसको हिट कर रही थी सरफेस को, ठीक है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो वो सिलसिला रुक गया। तो वो सिलसिला रुकते ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे जैसे ही ऑब्जेक्ट दोबारा यहाँ पहुंचेगा तो अगेन टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो ये एक सिंपल मिसाल थी, इसके अलावा बहुत तरह के सर्किट होते हैं। मोशन सेंसर होते हैं, यानी कि जैसे ही मूवमेंट शुरू होगी तो एक सेंसर मोशन को सेंस करता है, तो उसी वक्त ही क्या है कि टाइम रिकॉर्डिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी टाइम रिकॉर्ड करनी है। इसके अलावा और भी सेंसर आते हैं, ठीक है। तो मैं मुख्तलिफ सेंसर को इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली टाइम की रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अब जो हमारे पास जो मैरिज वगैरह होते हैं जहाँ पे बहुत ही हाईली टाइम को रिकॉर्ड करना होता है, तो वहाँ पे कोई इंसान नहीं खड़ा हुआ होता है, जैसे कोच है वो टाइम स्टार्ट कर रहा है ऑफ कर रहा है। वहाँ पे सारा का टाइम काम जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए। तो इनमें एरर्स कम आते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया टॉपिक मास का और टाइम का, ठीक है। टॉपिक्स हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है, फिजिकल बैलेंस के बारे में, ठीक है। जीरो एरर्स के अंदर भी होता है, ठीक कैसे करते हैं, ठीक है। तो और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना वो क्या है, स्टॉप वॉच को इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। अच्छा, मेरे ख्याल में और तो कुछ चैप्टर 1 में बाकी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डेंसिटी का टॉपिक बाकी है। प्रीफिक्स टॉपिक इंपॉर्टेंट हमने पहले कवर कर लिया था। साइंटिफिक नोटेशन हम कवर कर चुके हैं पहले, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनको हम लोगों ने पहले कवर किया। डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन देखिए डेंसिटी को जब भी हम पढ़ते हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि हम कहते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। नहीं पढ़ते हैं ना, यानी कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेसिकली ये डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो डेफिनेशन के अंदर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये डेंसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना कॉम्पैक्ट है, उसके मॉलिक्यूल्स कितने टाइटली पैक्ड हैं, तो वो उसकी डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो वी कैन डिफाइन द कॉम्पैक्टनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्पैक्टनेस उसकी डेंसिटी कहलाती है, उसे उर्दू में बोलते हैं कसाफत, यानी कि मॉलिक्यूल जो है ना वो कितना ज्यादा टाइटली पैक्ड है। अच्छा, अब डेंसिटी को मैं मजीद डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब फर्ज करें मेरे पास ना आयरन का इतना बड़ा पीस है, नहीं मैंने इतना वॉल्यूम आयरन का ले लिया, ठीक है। ये कोई भी पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है। फर्ज करें कि इतना वॉल्यूम जो है ना वो बन रहा है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। और मैंने इतना ही वॉल्यूम ले लिया वुड का, सेम वॉल्यूम, ठीक है। और मैंने इतना ही वॉल्यूम ले लिया कॉटन का, सेम वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तीनों का वॉल्यूम 100% सेम है, बिकॉज मैंने खुद ड्रॉ किया तो थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सेम है। तो इस सेम वॉल्यूम में आयरन का मास बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। मैं एज्यूम फर्ज करें कि इसका मास आ रहा है 100 kg, ठीक है। अब इस सेम वॉल्यूम में वुड का मास जो है ना वो आयरन के मुकाबले में बहुत कम होगा, कितना होगा, 20 kg, ठीक है।
और इस सेम वॉल्यूम के अंदर ही कॉटन का मास बहुत कम होगा, वो कितना होगा, 2 kg। ठीक है, तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तीनों का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो सेम वॉल्यूम में आयरन के ज्यादा पार्टिकल आए, यानी कि आयरन के पार्टिकल जो है ना वो ज्यादा आ गए, ज्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा करीब करीब है, उनकी कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले में कॉटन जो है ना उसकी कॉम्पैक्टनेस बहुत कम है। वुड की जो है ना वो आयरन के मुकाबले में कम है, लेकिन कम से कम कॉटन से ज्यादा है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कॉम्पैक्टनेस होती है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो अगर तीनों का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो डेंसिटी ऑफ मास इज 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वुड इज 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड कॉटन इज 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्पैक्टनेस को बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है। हाँ, निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो भी मास है उसको डिवाइड कर देंगे उससे वॉल्यूम से, तो पर यूनिट वॉल्यूम का मास आ जाएगा, तो वो उसके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी के बाद यहाँ पे वॉल्यूम का टॉपिक था। अच्छा, वॉल्यूम भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी भी मेजरमेंट होती है। लेंथ, मास और टाइम, ये हमारे पास क्या आती है, बेस क्वांटिटी। अब इसके अलावा स्पीड है, डेंसिटी है, एक्सीलरेशन है, वॉल्यूम है, देयर आर मैनी, फोर्स है, ये सारी हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्ट क्वांटिटी, इसकी भी मेजरमेंट होती है। और खास तौर पर अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड के वॉल्यूम की, जैसे जब हम दूध लेते हैं तो दूध वाला हमें जो है ना वॉल्यूम मेजर करके देता है, दूध का मास मेजर नहीं करता। हम बोलते तो 1 किलो है, लेकिन वो असल में 1 लीटर वॉल्यूम मेजर करता है। कैसे करता है मेजर, उसके पास एक गिलास है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये 1 लीटर का, ठीक है। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो मतलब है कि ये इसके अंदर 1 लीटर दूध इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो अगर हमने लेना 1.5 किलो दूध, यानी कि 1.5 लीटर, तो बस हाफ लीटर का भी गिलास इसके अंदर मौजूद है। स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। तो दूध वाले के पास है, वो भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो वॉल्यूम मेजर कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम फिक्स वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 लीटर वाले में से हम हाफ लीटर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज आधा भरना होगा, तो आधा हुआ कि नहीं हुआ वो कौन डिफाइन करेगा, तो बेईमानी करेगा दूध वाला। तो जब ये पूरा फुल हो जाएगा तो यानी कि वो पूरा फुल करेगा और बोलेगा भाई ये आपका 1 लीटर दूध हो गया। अब वो हाफ लीटर वाले कंटेनर को पूरा फुल करेगा, बोलेगा भाई ये आपका हाफ लीटर दूध हो गया। ठीक है, तो इसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरिंग सिलेंडर, मैं प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो दूध वाले के इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले के अंदर में बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से चोंच बनी हुई होती है और इस तरीके से जो है ना, मतलब अब यहाँ पे क्या होता है कि हम पानी को या किसी भी लिक्विड को भरते हैं, यहाँ पे मार्किंग होती है, इसे बोलते हैं ग्रेजुएटेड मार्किंग, देखिए बिल्कुल ग्रेजुअली यहाँ मार्किंग हुई हुई है। ठीक है, ये जीरो है बिल्कुल। अच्छा, जीरो तो मतलब है कि इसमें शो नहीं होता, यानी कि वो बिल्कुल खाली है तो वो जीरो, वो स्टार्ट ही 10 से होता है। ये 10 हो गया, ठीक है, ये इतना 20 हो गया, 11 12, ठीक है, 30 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मिलीलीटर में मेजर करता है, 30 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अच्छा, बहुत कम मेजरमेंट करता है, ज़्यादा मेजरमेंट नहीं करता है। तो ये हमारे पास एक और टॉपिक है। ठीक है, किसके बाद डेंसिटी और वॉल्यूम के टॉपिक के बाद वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, सो वी कैन मेजर वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो वॉल्यूम को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, लेबोरेटरी में आपकी लैब में इसका एक प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना है और किसी भी लिक्विड को, बल्कि वाटर ही होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम मेजर करना है। ठीक है, अब इतने वॉल्यूम में कितनी लेंथ आई, ठीक है, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होगी। अब फर्ज करें कि मैंने पानी को अंदर भर दिया। ठीक है, जब मैं पानी को भर दूंगा तो मुझे पानी ऐसा नजर आएगा, यानी कि पानी के दो लेवल होंगे, इसे बोलेंगे लोअर मिनिस्कस, इसे बोलेंगे अपर मिनिस्कस। ठीक है, अब अगर पानी मैंने यहाँ तक भर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पानी बिल्कुल स्ट्रेट शो हो रहा होगा, पानी हमें ऐसे कर्व में शो हो रहा होगा। ठीक है, और वो कर्व डबल होगा। ठीक है, अच्छा, अब पानी का जो लेवल था लोअर वाला, ठीक है, वो किस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, वो होगा पानी का वॉल्यूम। तो जब भी हम पानी का वॉल्यूम नोट करेंगे तो वी विल ऑलवेज नोट द लोअर मिनिस्कस, नंबर 1 एंड नंबर 2।
जब भी हम पानी के लेवल को नोट करेंगे तो हमारा आई लेवल जो है ना वो इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ज्यादा ऊपर से देखूंगा या ज्यादा नीचे से तो मुझे रीडिंग सही नजर नहीं आएगी। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है हैंडलिंग के वक्त, ठीक है। जैसे कि ये पानी का लेवल था, ठीक है, अब कहीं भी रखा हुआ है मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मुझे अपने आप को झुक कर अपनी आइज को इसके लेवल के बराबर लाना होगा, उसके बाद जाकर मैं रीडिंग नोट करूंगा। और जब भी मैं रीडिंग नोट करूंगा तो आई विल ऑलवेज नोट द लोअर मिनिस्कस, ठीक है, नॉट द अपर मिनिस्कस। तो यहाँ पे ये जो रीडिंग है ना, ये मेरा पानी का वॉल्यूम है, अब दूसरा वाला नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वॉल्यूम मेजर करता है। तो किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना हो तो हम इसके जरिए मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, कोई वो स्फीयर है, कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, यानी किसी ज्योमेट्रिकल शेप में है, तो बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई करके हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पत्थर है, तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, तो उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे काम आता है। कैसे काम आता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वाटर को हम फिल कर देंगे और जो भी वॉल्यूम था उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट करें कि यानी कि अभी जो वॉल्यूम आ रहा है वो मेरा V1 था। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट का जो कि इरेगुलर है वॉल्यूम नोट करना है उसको मैं अंदर डाल दूंगा। जब मैं अंदर डालूंगा तो इसके वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा। मैं दोबारा नोट करूंगा वॉल्यूम, वो कहलाएगा V2। फिर V2 में से V1 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा जिसका शेप इरेगुलर है, यानी इट हैज नो ज्योमेट्रिकल शेप। तो किसी फॉर्मूले के जरिए मैं इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट मैंने पानी को डाला और इनिशियली यानी कि इस वक्त वॉल्यूम आ रहा है 30 ml। उसके बाद क्या हुआ कि एक पत्थर था टेढ़ा मेढ़ा सा अजीब सा, ठीक है, उस पत्थर को मैंने अंदर डाला। पत्थर को जब मैं अंदर डालूंगा तो पत्थर के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब ये लोअर में से पत्थर के ये 43 पर आ रहा है, ठीक है। तो अब जो मेरा वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 43 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, V2 - V1, 43 - 30, तो आंसर कितना आ गया, 13 ml। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 मिलीलीटर, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। 13 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना मेरे पास वॉल्यूम है इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। तो अगर मुझे किसी अननोन इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करना हो तो वो भी मैं इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं ऑब्जेक्ट को डालूंगा तो पानी का लेवल ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर राइज होगा और फाइनल लेवल में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इनिशियल लेवल को, तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकल आएगा। इस तरीके से मैं किसी भी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये डेंसिटी का टॉपिक हो गया। एक टॉपिक हमारे पास मेरे ख्याल में बाकी है, नहीं है बाकी, ठीक है, चल। अब जरा हम आते हैं टुवर्ड्स द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी दिया था, ठीक है, यानी कि इस फिगर के अंदर मुझे निकालनी है वर्नियर कैलिपर की रीडिंग, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर, तो हमारा मेन इसके रीडिंग 6.5 सेंटीमीटर हो गया। और हमारी पांचवी डिवीजन कौन सा ऐड कर दी, जिससे मैं करूँगा मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से, तो वो आ जाएगी हमारी वर्नियर रीडिंग। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.55 सेंटीमीटर। इसकी वर्किंग मैंने शो की हुई है असाइनमेंट के लेक्चर के अंदर। अच्छा, MCQ नंबर 2। 10 बिल्कुल एक जैसी स्टील बॉल है, हर किसी का मास 27 ग्राम है, ठीक है। उसको हमने सिलेंडर के अंदर डाल दिया, ठीक है, जिसके अंदर पहले से ही 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मौजूद है। द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टील, ठीक है। तो जब मैंने 10 बॉल को पानी के अंदर डाल दिया तो पानी का लेवल 20 सेंटीमीटर क्यूब से राइज होकर 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि जो स्टील है उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो डेंसिटी किसी भी मटेरियल की होती है, ठीक है। अब स्टील की बॉल हो, स्टील का रॉड हो, स्टील का स्क्वायर हो, तो सबकी डेंसिटी सेम होगी, बिकॉज स्टील की एक पर्टिकुलर कॉम्पैक्टनेस है। तो अब स्टील से हम कुछ भी बनाएंगे तो वो डेंसिटी ऑफ स्टील कहलाएगी, ठीक है। तो एनीवेज, एक बॉल का मास 27 ग्राम था, ठीक है। हमने 10 बॉलें डाली हैं, ठीक है।
तो वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ के कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 30 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हुआ। ठीक है, तो 10 बॉल का वॉल्यूम आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल, इस बात को ध्यान में रखिए, एक बॉल का नहीं, वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल। 10 बॉल का वॉल्यूम कितना आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बॉल का वॉल्यूम निकालना होगा, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें मास गिवन है 27 ग्राम। ठीक है, बिकॉज आंसर ग्राम पर सीएम क्यूब के अंदर है। ठीक है, मास 27 ग्राम है और वॉल्यूम कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से तो डेंसिटी आ जाएगी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 9 यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बस ऐसे यहाँ पे इस बात को याद रखना है कि 10 बॉल डालने पे एक जैसी बॉल थी, इतना वॉल्यूम राइज हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम निकला है वो 10 बॉल का निकला है, एक बॉल का नहीं निकला है। और हमें मास एक बॉल का मालूम है। ठीक है, अच्छा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्स इन वाटर एज शोन इन फिगर 1.27, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड। एक ऑब्जेक्ट का मास 100 ग्राम था, उसको मैंने पानी में डाला जैसे कि फिगर में शो हो रहा है। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट था जिस मटेरियल का बना हुआ है, स्टील का है, ब्रास का है, ब्रॉन्ज का है, आयरन का है, तो उसकी डेंसिटी मालूम करनी है। ऑब्जेक्ट का मास मालूम है 100 ग्राम है, वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इनिशियली वाटर वॉल्यूम था 50 सेंटीमीटर क्यूब, बाद में वॉल्यूम हो गया 90 सेंटीमीटर क्यूब, तो 90 - 50 आंसर आ रहा है 40, यानी कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब, मास है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 40 सेंटीमीटर क्यूब से, तो आंसर आ जाएगा ग्राम पर सीएम क्यूब में, जीरो से जीरो कट गया, 10/4, तो 2.5 ग्राम पर सीएम क्यूब ये मेरे पास आ जाएगा डेंसिटी उस मटेरियल की। 2.5 ग्राम पर सीएम क्यूब आंसर यहाँ पे डी मौजूद है। ठीक है, अच्छा, यही क्वेश्चन जो था वो एमसीक्यूज के अंदर था वन स्क्रू गेज का। ठीक है, मुझे रीडिंग निकालनी है। ठीक है, 5 मिलीमीटर, 5.5, 6.5 मिलीमीटर, 6.5 मिलीमीटर जो है ना मेरे पास यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग है। मैंने रीडिंग को मिलीमीटर में लिया है। ठीक है, और यहाँ पे 13 डिवीजन दी, तो 13 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर जो कि लीस्ट काउंट है वो इसका स्क्रू गेज का, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ रहा है 6.63 मिलीमीटर। इसी क्वेश्चन की वर्किंग असाइनमेंट के लेक्चर के अंदर मौजूद है। अच्छा, नंबर 5, a chips wrapper is 4.5 centimeter long and 5.9 centimeter wide. ठीक है, its area up to significant figure will be dash। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना क्लास 9 के कोर्स में होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल को नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं रूल को फॉलो करूंगा तो यहाँ पे आंसर जो है ना वो जो आएगा वो इन चारों में से कुछ भी नहीं है। यानी कि रूल को फॉलो करते हुए मेरे पास आंसर के अंदर मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने रूल को नहीं पढ़ा है तो सिंपली 4.5 को मल्टीप्लाई किया 5.9 से, आंसर आ गया 26.5 है भाई, यही आंसर है। ठीक है, तो हम इसी को आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, हालांकि ये आंसर नहीं है, हमने अगर रूल को फॉलो करेंगे तो आंसर हमारा कुछ और आएगा, लेकिन वो तो हम लोगों ने वो चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा ही नहीं है। आमतौर पर ये रूल जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर में होते हैं, लेकिन आई थिंक फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में मैट्रिक 9th कोर्स के अंदर ही मौजूद है कि किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आंसर को अब कैसे राउंड अप करते हैं, कितनी डिजिट तक हम आंसर को लाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे आंसर को सी ही लिखेंगे, हालांकि सी सही आंसर नहीं है। Number 6, a worldwide system of measurement in which the unit of base quantities were introduced is called International System of Unit। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास आगे सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। ठीक है, जो नोट से भी लिखी हुई है, यानी कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डॉटफुल डिजिट। ठीक है, ये मिला के हमारे क्या बन जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर जीरो लाइन वनडर स्केल की कहाँ पर है, नहीं कॉन्साइड कर रही विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो जीरो एरर, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वन भी नहीं है। ठीक है, यानी कि जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो लाइन वर्नियर स्केल की कॉन्साइड कर रही है मेन स्केल की जीरो से, तो हमारा इसमें बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है, तो इसका आंसर जीरो होगा।
जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, हालांकि ये जो एरर का टॉपिक था कि सिस्टमेटिक एरर है या ह्यूमन एरर है, इसे बोलते हैं पर्सनल एरर भी बोलते हैं या फिर रैंडम एरर। ठीक है, वो बुक के अंदर नहीं, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बता दूं कि फर्ज करें कि मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट था, उसके अंदर कोई फॉल्ट है, वो सही से मेजरमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसा एरर कहलाएगा सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, अच्छा, इंस्ट्रूमेंट तो हमारा ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 बॉयज को दे रहा हूँ कि आप रीडिंग मेजर करें, तो हर किसी के अलग अलग स्किल है। कोई रीडिंग नोट करने में बहुत अच्छा है, कोई थोड़ा एवरेज है, कोई बहुत ही ढीला किस्म का लड़का रहेगा, वो सही से रीडिंग नोट नहीं कर रहा है। तो ह्यूमन यानी कि हमारी अपनी गलती की वजह से जो रीडिंग में एरर आए वो कहलाता है पर्सनल या फिर ह्यूमन एरर। ठीक है, अच्छा, और जो हमारी जो इन्वायरमेंट थी उसकी वजह से भी हमारी रीडिंग में फर्क पड़ता है, वो कहलाता है रैंडम एरर। ठीक है, जैसे कि हमारे जो आसपास का माहौल था, हम नोट करें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, तो ये इस तरह के एरर कहलाएंगे रैंडम एरर। एनीवेज, ये टॉपिक हमारे पास कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पर इस एमसीक्यूज के अंदर मौजूद है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो जीरो एरर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट की अपनी गलती है, तो वो कहलाएगा सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, लेंथ, मास, टाइम, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये सारी की सारी हमारे पास बेस क्वांटिटीज है, इनमें से कोई सी भी ड्राइव क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा, बाकी सब कुछ हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि कन्वर्जन करनी है या न्यूमेरिकल्स हैं या एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्लास में कवर कर ली थी। मेरे ख्याल में लेक्चर में मैंने ये प्रॉपरली शायद कवर नहीं कराए हैं, तो मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। यहाँ पर तो मुझे रीडिंग निकालनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैलिपर के जरिए। ठीक है, अच्छा, लेट्स सी यहाँ पर मेन इसकी रीडिंग कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, 3.9 क्रॉस हो गया है, लेकिन 4 रह गया, तो यहाँ पे मेन इसकी रीडिंग 3.9 है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी लाइन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है, 0 1, मेरे ख्याल में फर्स्ट लाइन जो है ना एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, अच्छा, ये प्रॉपर्ली ये या तो फर्स्ट है या सेकंड है, हाँ ये सेकंड लाइन, यानी कि यहाँ पे सेकंड डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, तो 3.9 सेंटीमीटर बन जाएगी मेन स्केल रीडिंग। अब मैं जो बुक में न्यूमेरिकल था, 3.9 सेंटीमीटर बन गई मेन स्केल रीडिंग, सेकेंड डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3.9 प्लस 0.02, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.92 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग को निकाल लिया कैलिपर के जरिए। और नीचे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन असाइनमेंट का था कि ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन देता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या फिर मीटर रूल। तो आंसर है स्क्रू गेज। वाई? इसका लीस्ट काउंट बाकी दोनों के मुकाबले में ज्यादा कम है। ठीक है, अच्छा भाई, पेंडुलम स्विंग्स एज शोन इन फिगर, यहाँ फिगर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्विंग कर रहे हैं, यानी कि एस से लेके वाई, वाई से लेके इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। ठीक है, सही, ठीक है। अच्छा, व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। ठीक है, तो अगर मुझे स्टॉप वॉच से इसका टाइम निकालना हो तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो ये न्यूमेरिकल से मौजूद है क्लास 10 के अंदर। क्लास 10 के अंदर वो सॉरी प्रैक्टिकल मौजूद है क्लास 10 के प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस करता हूँ, जितना कम करूंगा उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग है, नंबर 1। यानी कि मैंने बहुत कम रखना है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये क्या होता है, आप लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि मैंने बहुत कम डिस्प्लेस करना है। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आ गया। ठीक है, अच्छा, एक साइकिल का टाइम नोट करना बहुत मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, मैं वॉच को ऑन कर दूंगा। अब छोड़ने के बाद देखिए, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, तो या तो मैं 10 या 20 साइकिल का टाइम नोट करूंगा। अगर मैंने 10 साइकिल का टाइम नोट किया तो उस टाइम को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंगल साइकिल का टाइम, और वो ज़्यादा बेहतर रीडिंग होगी, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग होगी। अगर मैं सिर्फ एक साइकिल का टाइम नोट करूंगा तो आंसर मेरा बहुत ज़्यादा मतलब है कि फर्क आ सकता है।
तो यहाँ पे भी हमें जवाब लिखा हुआ है, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस एंड मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा आंसर है, ठीक है। तो हम 10 ऑसिलेशन का टाइम रिकॉर्ड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 से। 1 का टाइम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स से लेके वाई तक का टाइम भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो यानी कि 1 साइकिल ही नहीं हुई। जब एक्स से लेके तक वाई तक जाए, फिर वापस एक्स तक आए, तब जाके ये 1 साइकिल बनेगी, और 1 साइकिल का टाइम कहलाता है टाइम पीरियड, ठीक है। और जो डिजिटल वॉच है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करेगी एज कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर है मेरे पास, यानी कि वो ज़्यादा प्रिसाइज है। अच्छा, आगे यहाँ पे सवाल प्रीफिक्स के हैं जो कि बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, ठीक है। 75,000 मीटर ये बन जाएगा। अच्छा देखिए, ये सवाल बहुत ट्रिकी है। 75,000 मीटर इक्वल टू 750 डैश। जी, 75,000 मीटर, ठीक है। अगर मुझे इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू, 75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर इक्वल टू 75 किलोमीटर। लेकिन हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है 75,000 मीटर इक्वल टू 750, नॉट 75। यानी कि 750 के बाद के जो नंबर थे उनको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक फॉर्म में, यानी कि मल्टीपल में, और बाद में वो क्या प्रीफिक्स आ रहा है। तो अगर मैं 750 लूंगा तो ये बन जाएगा 750 10 की पावर 2 मीटर, और 10 की पावर 2 किलो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे 75 की जगह 750 लिखा हुआ है, तो 750 डैश मीटर, तो 750 यहाँ पे 10 की पावर 2 कितना होता है, हेक्टा होता है आई थिंक, ठीक है। तो ये हेक्टर मीटर आ जाएगा। अब 2/1000 सेकेंड इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर 2 आना चाहिए, 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 1 नहीं आएगा, गलत है बुक में। तो 2 मिली सेकेंड, बिकॉज 10 की पावर -3 मिली होता है। 1/, ये कितने जीरो, 1 2 3 4 5 0, 1/10 की पावर 6 ग्राम इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन जाएगा 1 गीगामीटर। तो दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा, मिली। पार्ट सी 1/10 की पावर 6, मैं शो भी कर देता हूँ ना, यानी कि पार्ट सी, यानी कि 1/1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो ग्राम। तो ये बन जाएगा 1 10 की पावर -6 ग्राम। तो 10 की पावर -6 कितना होता है, माइक्रो होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोग्राम। और पार्ट टू क्या था, 2/1000 सेकेंड। तो 2/1000 इक्वल टू 2000 10 की पावर 3 होती है, ऊपर आके 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड, सेकंड था ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 मिली सेकेंड। 10 की पावर -3 हम मिली को बोलते हैं, MS यानी कि मिली सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, 1 के आगे 9 0 मीटर, 1 के आगे 9 0 और फिर मीटर, यानी कि 1 10 की पावर 9 मीटर। तो ये बन जाएगा 1 गीगा मीटर, 10 की पावर 9 गीगा को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन वैल्यूज को स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 A0। A0 10 की पावर -10 को बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वाले को मैं क्या लिखा हुआ है, 0.53 A0। इसका मतलब क्या हुआ, 0.53 इंटू 10 की पावर -10। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, डेसिमल को यहाँ पे आना है, तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। डेसिमल को आगे लाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में और बढ़ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5.3 10 की पावर -11। जब मैं डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाता हूँ तो 10 की पावर नेगेटिव में ऐड हो जाती है, और पीछे लेके जाने में 10 की पावर पॉजिटिव में ऐड होती है। तो मैं आगे लेकर के तो 10 की पावर -1 और ऐड होते, तो ये कितना बच गया, 10 की पावर -11 बच गया। अच्छा, इसको यही भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2.628 10 की पावर 11, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2.628 10 की पावर 11, ठीक है। यानी कि मैं डेसिमल पॉइंट को 11 प्लेस पीछे लेकर गया हूँ।
यहाँ से 11 प्लेस पीछे लेके तो 2.628 10 की पावर 11 बन गया। ये लिखा हुआ 2.7 10 की पावर -4 टॉ। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, अच्छा बाकी एक क्वेश्चन आंसर है, वो तो हम लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चन आंसर नोट्स में कवर किए हुए हैं। सिग्निफिकेंट भी क्लास में डिस्कस किया हुआ था, टॉपिक में भी काफी डिस्कस किया हुआ, तो किसी भी तरह के नंबर हो वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहले इसको कवर कर लेते हैं। 980 में जो आखिरी वाला जीरो है ये कहलाता है ट्रेलिंग जीरो। इन नंबर ग्रेटर देन वन द जीरो ऑन द राइट साइड इज द ट्रेलिंग जीरो। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, तो ये पहला वाला जीरो जो लास्ट जीरो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 2। लेकिन पार्ट बी के अंदर लिखा हुआ 91.60। अब ये वाले ट्रेलिंग जीरो के अंदर मुझे डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है, तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा और बाकी 6 और 1 और 9 भी होंगे, तो इसका आंसर है 4। पार्ट ए का आंसर 2 है, पार्ट बी का आंसर 4 है, लास्ट पार्ट, ठीक है। अब ये दोनों जीरो ट्रैप जीरो है, यानी कि ये इस वन और इस वन के बीच में ट्रैप है, और ये वाला जीरो भी ट्रैप जीरो, जबकि इस वन और इस वन के बीच में ट्रैप था। तो ये जीरो और ये जीरो, ये तीनों हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं। और उसके बाद ये दोनों जीरो हमारे पास ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो यहाँ पे तमाम जीरो सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे वी हैव टोटल 8 डिजिट्स एंड ऑल आर सिग्निफिकेंट, तो आंसर यहाँ पे आएगा 8 आएगा आंसर। 0.0086, वन से छोटा नंबर, वन से छोटे नंबरों में डेसिमल पॉइंट के आगे पीछे के नंबर कहलाते हैं लीडिंग जीरोस, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो 8 और 6 के अलावा बाकी तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब जरा आते हैं हम इन क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मेजरिंग सिलेंडर है, वॉल्यूम मुझे करा था, अच्छा मैंने फिल किया तो 500 सेंटीमीटर क्यूब वो हमें वॉल्यूम शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक स्टोन था जिसका मास 20 ग्राम था, उसको मैंने सिलेंडर के अंदर डाला, तो वाटर का लेवल राइज होके 800 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये जो रीडिंग का डिफरेंस था, इससे मुझे स्टोन की डेंसिटी मालूम होगा नहीं, एक्चुअली मुझे इससे स्टोन का वॉल्यूम मालूम होगा। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, ये हमारे पास सही जवाब है। द फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द स्टोन, ये भी गलत है। एंड द फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन, ये भी गलत है। ऐसे मुझे जो वॉल्यूम का डिफरेंस था, यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वो मुझे मिल जाएगी, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा उस शेप का जो कि मैंने यहाँ पे अंदर डाला था। तो इसका आंसर है पार्ट बी, ठीक है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फीयर एंड क्यूब इफ द मास ऑफ वुड इज 1 किलोग्राम, ठीक है। तो अब देखिए, मुझे अगर डेंसिटी निकालनी है वुड की, वो भले किसी भी शेप में हो, वो स्फेरिकल शेप में हो, क्यूब की शेप में हो, अनमोल शेप में हो, डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि जो वुड के मॉलिक्यूल की जो कॉम्पैक्टनेस थी वो हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। तो शेप कोई भी हो, डेंसिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो डजेंट मैटर व्हाट इज शेप। ऐसे आयरन बॉल है, या आयरन का मतलब है कि कोई बाउल है, आयरन का क्यूब है, तो आयरन की अपनी एक पर्टिकुलर डेंसिटी है, ठीक है। फर्स्ट करिए, बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट था, मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम पड़नी, तो मैं ऑब्जेक्ट का मास निकालूंगा, उसका वॉल्यूम निकालूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, डेंसिटी आ जाएगी। अब मेरे पास कोई बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट करें कि ये कोई शख्स है, ठीक है, यानी कि अब एक आम शख्स की हाइट से ज़्यादा बड़ा और बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम तो फिर भी निकाल लेंगे, इसका मास कैसे निकालें, यानी कि इतने बड़े ऑब्जेक्ट का मास कैसे निकालें, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का कोई भी स्मॉल पार्ट बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं इस स्मॉल पार्ट को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। अब इस स्मॉल पार्ट का मास निकालना फिर भी आसान काम था। अब इसके मास को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, तो इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ जाएगी, यानी कि इस पूरे ऑब्जेक्ट की वही डेंसिटी होगी जो कि उसके एक सिंगल पार्ट की होगी। तो डेंसिटी का ताल्लुक शेप से, साइज से नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के मटेरियल से होता है, ठीक है। वुड एक पर्टिकुलर मटेरियल से अलग कॉम्पैक्टनेस है, आयरन की अलग कॉम्पैक्टनेस है, प्लास्टिक की अलग कॉम्पैक्टनेस है, यानी कि हर मटेरियल की डेंसिटी जो होती है वो उसके मॉलिक्यूल की कॉम्पैक्टनेस पर डिपेंड करती है, और वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, किसी मटेरियल के साइज और शेप पे वेरी नहीं करती है। फर्ज करें कि आयरन था, वो किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, डेंसिटी हमेशा उतनी ही आएगी जो कि आयरन की होती है, उससे मुख्तलिफ नहीं आएगी।
ठीक है। अच्छा, अब एक लकड़ी का पीस था, उसको मैंने डिफरेंट शेप के अंदर ले लिया, ठीक है। अब फर्स्ट रहेगा कि अब उसकी लेंथ जो है ना, उसको मैं एल बोल रहा हूँ और रेडियस को मैं आर बोल रहा हूँ। तो उसका हमने वॉल्यूम निकालना है हर शेप के लिहाज से। तो मुझे फॉर्मूले पता होने चाहिए। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब पर क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है। सेंटर में क्या होता है, यानी कि हाइट मल्टीप्लाई बाय एरिया, यानी कि सरफेस एरिया होता है। पायरेट में क्या होता है मुझे अभी खुद भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं चेक करके आप लोग को नोट से बता दूंगा, ठीक है। तो शेप के लिहाज से, यानी कि हर ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया निकालने का और वॉल्यूम का अलग अलग पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सवाल मैंने नोट किया कि नोट्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो मैं इस सवाल को नोट्स के अंदर भी डाल देता हूँ। बाकी प्रीवियस टॉपिक कवर हो गया, साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। रीडिंग हमने निकाल ली, पेंडुलम वाला टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी हम लोगों ने शायद कवर नहीं किया, कौन सा टॉपिक, ये तो हमारा जो चार्ट है फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कि उन क्वांटिटी के नाम, उनके यूनिट, ठीक है, और वो कौन सी क्वांटिटी है, बेस है कि ड्राइव है। तो एम्पियर का यूनिट क्या होता है, एम्पियर जो है ना वो असल में, वो सॉरी, एम्पियर तो यूनिट है। अच्छा, एम्पियर तो यहाँ पे यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट एम्पियर है, मेरे ख्याल में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बेस क्वांटिटी है, ठीक है। मीटर क्यूब जो होता है वॉल्यूम का यूनिट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा। और टाइप क्या, ये ड्राइव क्वांटिटी है। सेकंड, टाइम का यूनिट तो वो बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और वो एक ड्राइव क्वांटिटी है। डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वो एक ड्राइव क्वांटिटी है। और एक्सीलरेशन कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। एम्पियर जो है ना वो यूनिट के अंदर आएगा। और ये क्वांटिटी कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट है, इसका यूनिट एम्पियर है, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में की हुई है, ठीक है। तो वो जो लेक्चर आप लोग देख लेंगे, इसमें काफ़ी अच्छी, यानी कि बड़ी बड़ी एग्जाम्पल, तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मुख्तलिफ हमारे पास कंडीशन दी हुई है, उसके लिहाज से किस कंडीशन में ये कौन सी ब्रांच को पढ़ेंगे वो यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। जैसे बल्ब को ऑन करना है, तो ये कहाँ पे आएगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है, ठीक है। हम जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, उसके ऑपरेशन को। तो बल्ब है, हम ऑन करते हैं तो वहाँ में करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया था, तो ये हम मतलब कवर कर चुके हैं। तो आई थिंक अब इस चैप्टर के अंदर मज़ीद कुछ नहीं बचा है। तो चैप्टर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे।